हुआ। हम तो पहले बता दिए कि भाई सफल होना है तो डेली आइए, टाइम पे आइए और जो बताया जा रहा है उसे करके आइए। तो आज हम संविधान के पृष्ठभूमि का अंतिम अध्याय पढ़ेंगे, जो कि आपको होमवर्क के रूप में हम दिए हैं। और आज हम 12 के 12 अनुसूचियों को समझेंगे, जानेंगे और उसके बाद हम भाग को पढ़ेंगे। और भाग 1 के अंतर्गत क्या आता है, वो भाग 1 के अंतर्गत जो भी विषय आ रहे हैं वो किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आ रहे हैं, उन चीजों को समझेंगे। हमारे जीवन में उसका क्या काम है, अपने अपने जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो जानना जरूरी है। क्योंकि जिस वातावरण में हम रहते हैं उस वातावरण के बारे में अगर आपको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो भाई तुम कुछ नहीं कर सकते हो, बीमार रहोगे हमेशा। नहीं, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारे आसपास का माहौल है, उसके बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जिस शासन पद्धति में आप जी रहे हो उस शासन पद्धति का ज्ञान होना भी बेहद जरूरी है। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप मूर्ख हो, बेकार पढ़ रहे हो, बेकार लिख रहे हो, पढ़ना लिखना बंद कर दिया। अब एक शिक्षित और अशिक्षित का पहचान क्या होता है? जो अशिक्षित व्यक्ति होता है उसको कुछ ज्ञान ही नहीं होता, गोबर होता है। और जो पढ़ा लिखा होता है ना, तो सिर्फ किताब में नहीं बल्कि उसके व्यवहारों में भी झलकता है वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है। तो चलिए सेम अध्याय शुरू करेंगे और इस अध्याय खत्म करने के बाद आपका एमक्यू एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी होगा। पहले आपका ऑफलाइन लेंगे, फिर ऑनलाइन उसका डिस्कशन दे देंगे। जो नहीं दे पाएंगे उनका ऑनलाइन भी हो जाएगा, या जो नहीं पढ़ते हैं यहाँ तो भाई ऑनलाइन और डिस्कशन सुन सकते हो। बाकी समझ तो पढ़ने के बाद ही आएगा भाई। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और इसमें हम अपना संविधान बना रहे हैं, संविधान की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं और इसी लेसन को हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम बढ़ने से पहले कल आपको होमवर्क दिए थे अनुसूची के बारे में। जब हमारा संविधान बना था तो हमारे संविधान जो मूल संविधान था, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अगर आज वर्तमान की बात करें तो आज अनुसूचियां 12 हो गई है। अनुच्छेद 395 है, लेकिन उसमें और बढ़ाया गया है क्योंकि समय समय पर उसमें संशोधन भी किया जाता है। संशोधन करने से या तो अनुच्छेद बढ़ते हैं या तो घटते हैं। याद रखिएगा, कोई भी अनुच्छेद को हटा नहीं सकते हैं बल्कि उसमें सुधार कर सकते हैं, है ना। अगर 51 में कुछ है और 51 में कुछ बदलाव करना है तो 51 का क लिखकर उसमें जो बदलाव करना है वो कर सकते हो। मूल संविधान में छेड़छाड़ नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि समय के अनुसार आवश्यकता के अनुसार संविधान में लगे कि ये चीज की आवश्यकता है तो उसको ऐड किया जा सकता है, या जो अनुच्छेद है उसमें संशोधन करके एक अलग तरह का विषय लिख सकते हैं। लेकिन हम मूल संविधान के किसी भी चीज को डायरेक्ट हटा नहीं सकते, है ना। अभी मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ऐसा लोग बोलते हैं। हटाया नहीं गया है, उसे बदलकर कुछ और कर दिया गया। मौलिक अधिकार हटाकर उसे अलग कर दिया गया, ठीक है। चलिए, तो आज अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। होमवर्क है आप लोगों का, खड़ा हो जाइए आप। चलिए, प्रथम अनुसूची क्या बोलता है? प्रथम अनुसूची बताइए, प्रथम अनुसूची संविधान में क्या बोलता है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी है ना। आपको नोट्स में मिला है,
ऐसे लिखा हुआ है, इतने बात लिखा हुआ है। प्रथम अनुसूची में कहा गया है कि भारत संघ राज्य है, संघ राज्य, समझेंगे, बैठ जाइए। संघ राज्य है जिसमें 28 राज्य और 9 केंद्र, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, संघ राज्य का मतलब क्या होता है बताइए तो हमको। हाँ, भारत जो है वो भारत केवल नहीं है, भारत जो है वो मिलकर बना है किस प्रकार से, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों से, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है और 28 राज्य है, इसको अगर हम एक करेंगे तब ये कहलाएगा भारत। क्या कहलाएगा? भारत। और इसी को बोलते हैं संघ राज्य। क्या बोलते हैं? इसीलिए कभी भी भारत देश नहीं लिखल रहेगा, भारत राज्य लिखल रहेगा, क्योंकि भारत जो है राज्यों का एक समूह है, राज्यों का एक संगठन है। आइए दूसरी अनुसूची आते हैं। द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में क्या है जी, आप खड़ा होइए। द्वितीय अनुसूची में क्या है? हाँ, यहां पर वेतन है ना, यहां पर बढ़ जाइए। द्वितीय अनुसूची में, संविधान की द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायालय के न्यायाधीश, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, हम कैग लिख दिए, कैग आदि के वेतन तथा भत्ते का प्रावधान है ना। द्वितीय अनुसूची में क्या है, तो हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जो भी है, उनके जो न्यायाधीश होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि जो अधिकारी हैं या अधिकारी हैं, उनके वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का प्रावधान कहां किया गया है? आपका द्वितीय अनुसूची में। कितना किसको क्या मिलता है, जब हम भाग की चर्चा करेंगे तो उसमें आपको पढ़ने का अवसर मिलेगा। ठीक है, चलिए आप खड़ा होइए। पूजा कुमारी आप खड़ा हो जाइए। तृतीय अनुसूची, बिना देखे हुए कोई बताइए। हाँ, क्या बोली? हाँ, तो ऐसे बोलिए, पढ़ल लिखल नहीं है ना। आ जाइए, आ जाइए, देखे पार होइएगा, थोड़ा सा ध्यान से पार हो, बैठ जाए, है ना। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना, आदि मंत्रियों या अधिकारियों के शपथ का प्रावधान है ना। आइए, है ना, जो भी हमारे देश के राष्ट्रपति, जो भी अधिकारी शपथ का प्रोग्राम जो होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। क्या पता है ना आपको? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं।
मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। तो यह सब जो प्रावधान किया गया है, यह सब जो व्यवस्था किया गया है, यह व्यवस्था बेटा आपका तृतीय अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। कोई दिक्कत? ये तीन चीज समझ गए बढ़िया से? आपको एकदम टेस्ट होगा आपका इस क्लास के बाद। आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आज के क्लास तक टेस्ट होगा। फिर हम शुरू हो जाएंगे भाग एक। भाग एक में कौन सा विषय है? वो विषय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आइए आइए, वो विषय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, उस विषय में हमें क्या क्या पढ़ना है, यह सभी चीजों की जानकारी हमें उसमें देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हम क्लास को बोलते हैं ना कि क्लास में बेटा एकदम ध्यान से सुनो। एक बार नहीं समझ में आता है तो 4 बार समझो, 4 बार समझ में आता है 5 बार समझो। ये ऑनलाइन क्लास नहीं है, हम तो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं मोबाइल में, तो भाई लाइव जो क्लास हो रहा है वही रिकॉर्ड हो रहा है, कोई एडिटिंग फिडिटिंग नहीं। अब हो सकता है वो क्लास छूट जाए या क्लास से कोई बात आपको समझ में नहीं आवे, एकदम वीडियो आप देख सकते हैं, आराम से घर में बैठ के देखिए। ये आपका लाइव क्लास का वीडियो है ना। आइए चौथा अनुसूची, चौथी अनुसूची, और इसका जवाब होमवर्क दिया गया है, आप दीजिए कि भाई चौथी अनुसूची में क्या है? बंटवारा है ना। क्या दिया गया है? संघ राज्य और क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, संघ राज्य। हाँ संघ ऐसे लिख देते ना, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। आपको हम बता देना चाहते हैं राज्यसभा के बारे में। ऐसे तो राज्यसभा के बारे में आपको पढ़ेबे करेंगे, भाग उनमें अनुच्छेद में चलाएगा। संसद के 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है और एक राष्ट्रपति होता है। लोकसभा जो होता है वह सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जिसे हम लोग एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 552 है। कितना है? लेकिन चुनाव कितना होता है? 543 पर हो रहा है, क्योंकि कुछ सीटें जो है हमारा पीओके में है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, और 545 को होना चाहिए था, लेकिन 2 सीट जो है एंग्लो इंडियन को सुरक्षित है, जो कि अब समाप्त हो चुका। अब एंग्लो इंडियन को रहा ही नहीं। एंग्लो इंडियन कौन होता है, इसकी भी चर्चा को बता देंगे कि किसका इंडिया के माँ और ब्रिटेन के पिता हो उसे जन्मा शिशु क्या कहलाएगा? एंग्लो इंडियो, है ना। यानी संबंध ब्रिटेन से भी हो और इंडिया से हो, दोनों के मिक्स होकर जो संतान आया उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंग्लो इंडियन बोलेंगे। इंडिया और अंग्रेज के मिश्रण से बने संतान को क्या बोलेंगे? एंग्लो इंडियन। और रोशन आदमी अब इंडिया में खत्म हो रहा है धीरे धीरे, पहले था। तो राज्यसभा जो है, लोकसभा जो है वो निम्न सदन होता है संसद का, ठीक है। और जितना भी कानून होता है पारित, सबसे पहले लोकसभा में होता है, और पारित होने के बाद वो राज्यसभा में जाता है। कहाँ आता है? राज्यसभा। और राज्यसभा या तो उस कानून को पारित करेगा या तो वापस करेगा, खारिज नहीं कर सकता कि नहीं भाई इस कानून को रद्द किया जाए, रद्द नहीं कर सकता राज्यसभा। या तो पारित करेगा या संशोधन करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए वापस करेगा। किसको? लोकसभा को। कितने दिनों के अंदर? 14 दिनों के अंदर। अगर नहीं करता है 14 दिनों के अंदर तो लोकसभा समझेगा वह विधेयक पास हो चुका है। और राज्यसभा क्या होता है? संसद का उस सदन होता है, यह राज्यों का प्रतिनिधि करता है। इसलिए कौन से राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा में जाएगा, बिहार से कितना जाएगा, उत्तर प्रदेश से कितना जाएगा, मणिपुर से कितना जाएगा, असम से कितना जाएगा, हरियाणा से कितना जाएगा, यह जो प्रावधान किया गया है यह आपकी चौथी अनुसूची में किया गया है। कोई दिक्कत? को किसी की दिक्कत? अगर दिक्कत रहेगा तो वीडियो एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। आइए, अगर आपको हम डांटते हैं, पीटते हैं, मारते हैं तो सब आपकी भलाई के लिए करते हैं। अगर आपको हम डांट रहे हैं, दुत्कार रहे हैं, 2 डंडा लगा रहे हैं, बिल्कुल हम बोल रहे हैं 2 डंडा लगा भी रहे हैं आपको,
तो भाई वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप समझ सके कि एक तो बड़ी सर मारा कि बड़ी सर बोला कि पढ़े के मन नहीं करता, बड़ी कष्ट है वहां पढ़ना। तो भाई उससे ज्यादा कष्ट है नौकरी लेना। अगर आपको बोलेंगे नहीं तो पढ़वे नहीं कीजिएगा, आपसे सुनेंगे नहीं तो पढ़वे नहीं कीजिएगा। मन है भाई, मन बड़ा विचलित होता है, ये लगता है कहाँ चले जाए, ये आपके हाथ में भी नहीं रहता है, हमारे हाथ में भी नहीं रहता, कहाँ चले जाए इसको कुछ पता नहीं चलता। आइए अभी कभी आ जाएगा पंचवी अनुसूची। चलिए सब याद करके आए हैं जी? चलो खड़ा होइए आप। हाँ जी, पांचवी अनुसूची क्या है? बिल्कुल सही बात बोल रहा है। इसमें एससी और एसटी के विषयों की चर्चा है ना। हमारे समाज में बैठ जाइए, हमारे समाज में एक बिल्कुल याद रखिएगा पांचवी अनुसूची को। इसमें एससी मतलब होता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, और एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। एससी को बोलते हैं अंग्रेजी में शेड्यूल कास्ट और एसटी को बोलते हैं शेड्यूल ट्रेवलिंग कास्ट, है ना। वैसा कास्ट जिसका अस्थायी निवास नहीं होता, या अस्थायी निवास होता भी है तो भोजन पानी आवास के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण करते रहते हैं। तो ऐसे में सरकार इसके लिए विशेष प्रावधान किया जाता है, इनको आरक्षण दिया जाता है, इनका संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। अब देखो ये घुमंतु होते हैं, आपको जैसे मुंडा हो गया, संथाल हो गया, हो गया, ये सब क्या है? एक तरह उमराव हो गया, इस तरह की जनजाति है। क्या है? जनजाति है जिनका स्थायी निवास। ये देखो ना, तुम लोग जानते हैं गुलगुलिया नाम सुना है? वो क्या होता है? जहां पर खंबा गाड़ देगा, जहां पर जहां पर वो खंबा गाड़ देगा वो जगह उसका हो जाता है। होता कि नहीं होता है? तो बोलता है कुछ नहीं, पुलिस हटाता है उसको नहीं, उसका संविधान में क्यों ऐसा किया गया। अब आप एक कॉमन सवाल पूछते हैं, यह मकान बनने से पहले यहां क्या होगा? जंगल, पेड़ पौधा। अब एसटी का निवास स्थान कहाँ है? जंगल में, पेड़ पौधे में। उसका आहार क्या है? प्राकृतिक वस्तु, बिलाय, हुड़ार, सियार, गोय, सांप, बिच्छा, बिछौती, पंछी, चिड़िया, यही है ना उसका भोजन, यही खाता है ना वो। प्राकृतिक चीजों पर आश्रित होता, फल फ्रूट। अब हिसुआ बाजार स्टेशन जहां बना होगा वहां पहले क्या होगा? वहां भी जंगल होगा। अब भाई जंगलों में रहता है और तुम काट के उसका जगह पर आ रहा है, वो तुम्हारा जगह पर रहने नहीं आ रहा है, तुम कभी ना कभी उसके जगह पे आए हो रहने के लिए। इसलिए जहां खंबू गाड़ा, जहां तंबू गाड़ा उसका हो गया, तुमको हिम्मत नहीं उसको तुम हटा सकते हो, है ना। और इसका प्रावधान किया गया है कहा? पंचवी अनुसूची में। पांचवी होता है तो पंचमी लिखा हुआ, पांचवी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया। बात समझ में आ गया? चलिए आइए छठी अनुसूची। छठी अनुसूची, और छठी अनुसूची के बारे में खड़ा होइए। क्या है छठी अनुसूची में? हाँ, पूर्वोत्तर के 4 राज्य कौन कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में क्या करना है? स्वशासन, स्वशासन, स्वशासन की विशेष प्रावधान देखो। और यह इसलिए किया गया है छठी अनुसूची के तहत कि मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा ग्रसित था। किससे? वहां के जो स्थानीय लोग थे, बोडो जनजाति एक है, पता है आपको? बोडो एक जनजाति है, और बोडो जनजाति जो है वो नागालैंड में पाया जाता है। और जब देशी रियासतों का विलय हो रहा था तो इनका अलग संस्कृति था,
अलग रहन सहन था, अलग खान पान था, अलग नियम कानून था। तो ये बोला कि हम भारतीय नियम कानून को नहीं मानेंगे। क्या करेंगे? नहीं मानेंगे। तो भारत ने कहा कि अगर नहीं मानोगे तो फिर कोई देश आएगा और तुमको नोच के कब्जा लेगा। तो एक काम तुम करो, संविधान तो भारत रहेगा लेकिन स्वशासन, स्थानीय व्यवस्था, स्वशासन, स्थानीय व्यवस्था का प्रावधान तुम अपने से कर सकते हो। क्या कर सकते हो? संविधान तो हिंदुस्तान का लागू है, लेकिन जो स्थानीय व्यवस्था का प्रावधान है वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ स्थानीय व्यवस्था है जी, पंचायती राज व्यवस्था क्या है? स्थानीय व्यवस्था है, जो कि त्रिस्तरीय है। क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर, है ना। उसी प्रकार से नगर में नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, है ना। बलवंत राय मेहता समिति 2 अक्टूबर 1959, है ना, पढ़ाएंगे आपको जब हम स्थानीय प्रशासन को बताएंगे। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति राजस्थान के नौगढ़ जिला में कैसे शुरू हुआ, क्या क्या प्रावधान था, पूरे हिंदुस्तान में कैसे लागू हुआ, इस सारी चर्चा हम करेंगे जब भाग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो चर्चा बस यही हो रहा है, क्योंकि भाई वहां के जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, वो चाहते थे ऐसा करें। अभी एक स्टेट है केरल, केरल का नाम सुना है? अब केरल जो है वह इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में कौन सा सिम चलता है बताओ? जियो का, एयरटेल का और वोडा, VI जिसे बोलते हैं, बोर्ड आइडिया मिला, क्या हो गया VI। अब केरल जो है इंडिया का एक पहला ऐसा राज्य बना है जो अपना इंटरनेट का प्रोवाइड किया। हाँ, केरल ना तो जियो यूज करेगा वहां का नागरिक, ना तो वोडा करेगा, ना तो आइडिया करेगा, ना तो एयरटेल करेगा। वहां भी वोडा आइडिया एयरटेल है, लेकिन वहां का जो स्थानीय सरकार है, जो राज्य सरकार है, उन्होंने संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए अपने राज्य का कम्युनिकेशन संचार विकसित किया है, 5G नेटवर्क से विकसित किया है। तो भाई, तो वहां का यह स्थानीय प्रशासन का है, वह कर सकता है। क्या जी, किया कि नहीं किया? अब वो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है, सरकार, क्योंकि सरकार के पास सरकारी कंपनी है ही नहीं है। देखो BSNL था, वो भी चौपट हो गया। संचार जो है वो कोई भी राज्य कर सकता है, केंद्र सरकार भी कर सकता है, कौन कर सकता है? राज्य सरकार। यह समवर्ती सूची का विषय है, इस पर अधिकार राज्य सरकार को भी है और केंद्र सरकार को भी है। तो ऐसे सूची में प्रावधान हो, जो जब हम सूची पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको, तो प्रावधान किया गया वहां पर। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है वैसा शासन जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से, निकटतम रूप से अपने प्रतिनिधि से जुड़ सके, उसे हम लोग स्थानीय शासन करते हैं। अब बताइए, कोई हमारे गली में नली खराब है तो जाकर मुख्यमंत्री को बोलेंगे? आज जब तक तुम मुख्यमंत्री तो ना लगा तो तू ही मर जाएगी, नलिया और गड्ढा। और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जाके बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो उसके लिए स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था किया गया। मुखिया को बोलेंगे जो हमारा निकट है, वार्ड को बोलेंगे जो हमारा निकट है, अगर प्रखंड स्तर पर हो तो पंचायत समिति को बोलेंगे, अगर जिला स्तर पर हो तो जिला परिषद को बोलेंगे। ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को, ऐसे प्रशासन को हम लोग स्थानीय स्वशासन व्यवस्था कहते हैं। यानी स्वयं के द्वारा प्रशासन का निर्माण करना स्थानीय स्तर पर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्वस्थानीय शासन व्यवस्था। और डाउट क्लियर? आइए, अगला है 7वीं अनुसूची। अब 7वीं अनुसूची के बारे में आप बताइए। हाँ, बोलिए, 7वीं अनुसूची में क्या है बेटा? बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत सुंदर जवाब। केंद्र और राज्य के, केंद्र और राज्य के शक्तियों का विभाजन किया गया है ना। यानी केंद्र की शक्ति को अलग कर दिया गया है और राज्य की शक्ति को अलग कर दिया गया है, और इसी को कहा गया है शक्ति का, सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या कहा गया? यानी सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना रखकर उसे विभिन्न स्तरों तक बांटना क्या कहलाता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है?
सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाएगा। और सातवीं अनुसूची में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। और सत्ता का विकेंद्रीकरण 3 सूचियों में किया गया है। एक सूची है सम सूची। सम सूची में केंद्र सरकार, कौन सरकार? केंद्र सरकार के शक्तियों का भी वर्णन किया गया है। इसमें कुल कितने विषय है? 97 विषय। दूसरा है राज सूची। कौन सूची है? इसमें राज्य सरकार के शक्तियों का वर्णन किया गया है। इसमें कुल कितना विषय है? 67 में 66 है। और तीसरा है समवर्ती सूची। कौन सूची है? समवर्ती सूची। इसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन केंद्र जो है उससे मानने के लिए बाध्य नहीं रहेगा। और इसमें कुल कितने विषय हैं? 47, 47। कितना है? 47। अच्छा, एक और बताओ तो, कोई लड़का तेज तरार है जी? आप छोड़िए, आप तो नया, आप बताइए, सुनिएगा, खड़ा हो जाइए, बताइए तो संघ सूची का वो विषय? रेलवे हो जाएगा, विदेश हो जाएगा, रक्षा हो जाएगा, जनगणना हो जाएगा। बैठ जाइए, पता था आपको, तो अब खड़ा हो जाइए। आप क्या नाम है? हाँ, कौशिक। कौशिक बेटा बताएगी राज सूची के अंतर्गत कौन कौन विषय है? तीर्थ यात्रा, पुलिस से जेल, शराब। वाह, बहुत सुंदर बेटा, थैंक यू, बैठ जाओ। और तुम खड़ा हो, तुम नहीं, ये जल मंत्री। समवर्ती सूची का विषय बताओ तो, जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। नहीं पता है आपको समवर्ती सूची के बारे में? कोई विद्यार्थी बता सकते हैं हमको? बताइए, इतना सारा विद्यार्थी खड़ा हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य, वाह, गुड, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए अगला आते हैं 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची बुक में आपका नोट्स में लिखा होगा, सिंधी को कम समझी लिखा हुआ है नोट्स में। नोट्स में लिखा हुआ है ना, बहुत सुंदर। 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। यानी हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया था। सबसे पहले 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था, बाद में अन्य भाषाओं को जोड़ा गया है, जिसमें 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को, 1992 में 71वां संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, और 2003 में 92वां संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को। तो इस प्रकार से 14 से कितने हो गए हैं? 22। आपको नोट्स में वो मिल जाएगा। चलिए अगला क्या है? 9वीं अनुसूची, फटाफट कीजिए। 9वीं अनुसूची, अच्छा 9वीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची में क्या है रोहित? खड़ा हो जाओ। क्या बोल रहे हैं? अच्छा भूमि सुधार है भाई, डायरेक्ट बोलो जी। तो ऐसे गुड़ा खेल रहे हैं ना, बताइए। भूमि सुधार है ना, भूमि सुधार डायरेक्ट लिख देते हैं भाई। आपको बताते हैं, बजाइए। हमारे देश में संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था वो भूमि सुधार में ही हुआ था। ये भी एक पॉइंट बन जाता कि संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था 1951 को, वह भी भूमि सुधार के अंतर्गत ही हुआ था, याद रखिएगा। आगे क्या? 10वीं अनुसूची। चलिए राजनंदिनी खड़ा होगी। क्या है बेटा 10वीं अनुसूची में? बिल्कुल बोलती है 10वीं अनुसूची में दल बदल।
दल बदल कानून का प्रावधान है। तो दल बदल कानून क्या है समझिएगा, करप्शन रोकने के लिए, राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जब कोई भी संसद या विधायक अपने निर्वाचित दल को छोड़कर दूसरा दल में जाता है तो उसे अपनी सीट गंवानी पड़ेगी। और ये कानून कब बना था 1985 में, कैमा संशोधन 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था 1985 में। और इसमें क्या हुआ था दल बदल कानून क्या है, जब कोई संसद या विधायक अपने निर्वाचित दल को छोड़कर दूसरे दल में जाता है, इससे क्या होता है ना कि लोग सरकार अस्थिर हो जाती। 1985 से पहले सरकार जो थी वो अस्थिर हो जाती थी। हाँ बोलिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है कि नीतीश कुमार इधर से इधर, अच्छा नीतीश कुमार ऊपर कर रहा था पार्टी, हम जेडीयू से है, ठीक है, और जेडीयू में कुल मिलाकर 30 विधायक है, ध्यान रखिएगा। अब 30 विधायक में 60% विधायक विरोध करेगा तब फिर जाएगी जी। अब 30 के 30 को नीतीश कुमार सही किया, पार्टी का कुछ होगा, पार्टी को नुकसान होगा तब बोलेगा। हाँ, पार्टी को नुकसान हुआ नहीं हुआ ना। अब बताइए, अब महाराष्ट्र का घटना लेते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना 2 भागों में बढ़ गया। एक शिवसेना जो उद्धव गुट का है